जो है उसकी क्वालिटीज़ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी सभी जीवों को जो है अलग अलग पार्ट में जो है उसको कैटेगराइज किया गया, ताकि हम इसको क्या कर सके, अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट की जो है 1.7 और 8 बिलियन जो है जीव जो है पूरे इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में है। मतलब इतना जीवों का जो है अभी तक डिस्कवरी हो चुका है। अगर हम बात करेंगे कि ये जीव में जो विविधता है वो किस तरह से होती है, जैसे कि देखिए यहाँ क्या लिखा है कि सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में क्या है, किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे से अलग है। अब सभी जीवों को जो है बल्क में जो है स्टडी करना तो मुश्किल है, तो इसलिए क्या किया गया है, सभी जीवों को उसके आकार पे, उसके गुण के बेसिस पे अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया, ताकि हम आसानी से सभी के बारे में पढ़ सकें। ठीक है, तो मकसद क्या है जीवों को अलग करना, हम उसके बारे में सही तरीके से जानकारी ले सकें। आवास के आधार पे, किसी किसी को उसके आकार के आधार पे, जैसे कि सूक्ष्म बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, देखोगे उसको जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है सूक्ष्म जीवों के बारे में जो है पढ़ने के लिए। तो यहाँ देखिए ये सूक्ष्म बैक्टीरिया और दूसरी ओर 30 मीटर लंबे वेल जो होता है, इसका जो है आकार देखिए कितना मीटर जो है लंबा है वेल, 30 मीटर। ये बैक्टीरिया कितना सूक्ष्म होता है, जो है हमारे आंखों से जो है, नग्न आंखों से नहीं दिख पाता है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा भी जो है छोटा बड़ा होता है। इसके बाद जो है जीवन काल के आधार पे कि कौन सा जीव कितना दिन जिंदा रहता है इस धरती पे। उसके बाद है ऊर्जा ग्रहण की जो पावर है, तो जो जितने बड़े जीव है उसमें जो उतना ही ज़्यादा ऊर्जा का जो है खपत होता है, यानी एनर्जी का जो कंजप्शन रेट है वो बड़े जीवों में ज़्यादा होता है और छोटे जीवों में कम। जानवरों में जो है ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है, पेड़ पौधा में कम होती है, क्योंकि उसमें मूवमेंट की जो है मूवमेंट नहीं हो पाती है। जो भी मूवमेंट होता है वो इंटरनल मूवमेंट होता है, आंतरिक मूवमेंट, और बाहरी मूवमेंट तो होता नहीं है जो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होगा। तो जिसमें जो है ना बाहरी मूवमेंट और इंटरनल मूवमेंट दोनों तरह का मूवमेंट होता है, तो वैसे जीवों का जो है में जो है ऊर्जा का खपत क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। और जो जीव जो है मूवमेंट नहीं करता है, जैसे हम पेड़ पौधा की बात कर रहे थे, तो उसमें जो है ऊर्जा का खपत क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। तो अभी क्या बताए हैं, आकार के आधार पे, उसके बाद है आवास के आधार पे कि कौन सा जीव कहाँ रहता है। कुछ हवा में, जैसे बैक्टीरिया सब ले लो, कुछ हवा में रहता है, कुछ जो है आपको धरती पे मिल जाएगा, जमीन पे रहता है, और कुछ जो है कहाँ रहता है, जल में रहता है, जैसे मछली हो गया, व्हेल मछली हो गया। अब यहाँ देखिए कि ऊर्जा ग्रहण के विधि के आधार पे जीवों की विभिन्नता पाई जाती है। जीवों में इन्हीं विभिन्नताओं को विविधता कहते हैं, या वेरिएशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। विविधता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएशन। ठीक है, तो किस आधार पे हुआ है समझ गए, और क्यों हुआ है, किस मकसद से, तो उसके बारे में हम आसान तरीके से समझ सकें। अगर ये नहीं वर्गीकरण हुआ रहता, क्लासिफिकेशन का जो बेनिफिट्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है, देखिए पहला बेनिफिट्स है कि जीवों का जैव विकास का अध्ययन करने में आसानी होता है, यानी कि जीव के बारे में हम आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। जीवों में विशेष लक्षणों को समझने में आसान हो जाता है ना। उसके जो है लक्षण क्या है, किसी का चरित्र कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है, ये सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। इससे जीवों को पहचानने में भी मदद मिलता है कि जो है जीव किस तरह का है, या विभिन्न जीवों के समूहों के बीच में जो है संबंध स्थापित करता है। जैसे कैसे, यहाँ पे जो है इंसान हो गया, इंसान का संबंध किससे है, लंगूर से या जो है बंदरों से जो है ना। एक जीव के अध्ययन करने से उस समूह के सभी जीवों के बारे में पता लग जाता है। मतलब एक जीव के बारे में पढ़ लोगे ना, तो फिर उससे जो है जुड़ा हुआ जो भी जीव है उसके बारे में भी आप समझ सकते हो। जैसे इंसान के बारे में पढ़ लिया, यानी बंदर के बारे में पढ़ लिए, या बंदर के बारे में पढ़ लिया तो इंसान के बारे में भी समझ जाओगे। क्योंकि हम लोगों का जो है जो खानदान ये पैदा हुए हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं बंदर के जो है प्रजाति से हुए हैं, जो कि लक्षण हम लोगों का उसी तरह का है। अब यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, वर्गीकरण का आधार क्या है, मतलब किस आधार पे इसको जो है जीवों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, जीवों में उपस्थित उनकी समानताओं के आधार पे एक समूह बनाया गया है।
और विभिन्नताओं के आधार पे उन्हें अलग रखा है। मतलब समानता जैसे कि जो है कोई जो है मान लो जो है कोई बच्चे जो है बहुत ही सीधे साधे संस्कारी है तो उसको एक कैटेगरी में रख देंगे। जो बच्चे जो है थोड़ा गलत तरीका से जो है बिहेव करता है उसको अलग जो है कैटेगरी में रख देंगे। नहीं तो ये सब जो है आधार है। ऐसे क्लास का ही देखो तुम लोगों के क्लास में ही जो है ना कैसे जो है बच्चों को वर्गीकरण किया गया है। जो क्लास 9 लेवल के बच्चे हैं उसको क्लास 9 में रखा गया। कुछ बच्चे जो है क्लास 10 लेवल का है तो उसको क्लास 10 में रखा गया। तो स्टूडेंट्स को जो है उसके जो है क्वालिटी के आधार पे उसके उम्र के आधार पे उसको जो है अलग अलग क्लास में बांट दिया गया। नहीं अब देखिए तो समानता के आधार पे या उसके विभिन्नता के आधार पे जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, यानी अलग अलग रखा जाता है। सेकेंड जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जीवों के वर्गीकरण का सबसे पहला आधारभूत लक्षण जो है जीवों की कोशिकीय संरचना और उसके कार्य है ना। कि जैसे अमीबा है, अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय के जो है एक कोशिका से बने सभी जीवों को अलग रख दिया गया अमीबा पैरामीशियम को। उसी तरह से जो बहुकोशिकीय यानी बहुत सारे कोशिका से बना है उसको अलग कैटेगरी में रख दिया, उसको क्या कहा गया, बहुकोशिकीय। जो एक कोशिका से बना है उसको किस कैटेगरी में डाला गया, एक कोशिका में। तो क्या लिखा है, जीवों का वर्गीकरण का सबसे पहला अगर लक्षण है तो वो क्या है, कोशिकीय संरचना है। उसी के आधार पे जीवों को अलग अलग कैटेगरी में रखा है। कोई दिक्कत? अब यहाँ तीसरा जो है ना सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद जैसे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, फिर कोशिका भित्ति वाले जीव। अब इसको हम समझ गए कि कोशिका के आधार पे फिर है कोशिका में भी किसी के ऊपर जो है कोशिका का भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, किसी के ऊपर नहीं होता है। जैसे पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो है जैसे हम अगर जानवरों की बात करेंगे या इंसान के, तो हम लोगों के शरीर पे कोशिका भित्ति या उसको इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल, वो नहीं पाया जाता है। उसके जगह पे हमारे शरीर में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, पेड़ पौधा में। तो कोशिका भित्ति के आधार पे भी जीवों को अलग अलग जो है कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गया 2 कैटेगरी। उसके बाद कोशिका भित्ति रहित या कोशिका वाले जीव, फिर प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव। अब जो जीव खुद से अपना भोजन बनाता है उसको अलग कैटेगरी में। जो जीव जो है अपना भोजन दूसरे के ऊपर जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे पे निर्भर रहता है, वैसे जीवों को अलग कैटेगरी में बदल दिया गया। नहीं, आगे बढ़ोगे आप लोग इसके बारे में कि जहाँ जो खाना खुद से बनाता है उसको कहते हैं, वो वैसे जीव किस पोषण में आते हैं, स्वपोषण। और जो जीव जो है अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पे आश्रित होता है, वैसे जीव को क्या कहते हैं, विषमपोषी नहीं या परपोषी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीव को अलग कैटेगरी में रखा गया है। समझ रहे हो बात? अब यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे है। ये टॉपिक क्या कह रहा है कि वर्गीकरण और जैव विकास। ठीक है, ये टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। सभी जीवधारियों में यानी कि सभी जीव जंतु को उनकी शारीरिक संरचना है ना, कार्य यानी काम के आधार पर पहचाना जाता है कि हमारा शरीर कैसा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है। ये सब क्या हुआ, शारीरिक संरचना हुआ। ठीक है, और इसी के आधार पे जो है हम जीवों को पहचानते हैं, उसको जो अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, नहीं, और अन्य लक्षण यानी कि हो गया गुण, तुलना में ज्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। मतलब कि आपके शरीर का जो संरचना है उसके बेसिस पे हम लोग जो है जीवों का जो है तुलना करते हैं दूसरे जीव से। उसके बाद जो उसके जो है और भी अन्य दूसरा लक्षण है, नहीं, जैसे कि मानसिक रूप से सही है कि नहीं, उसका आँख बड़ा है या छोटा है, नाक जो है चिपटा है या लंबा है, नहीं, ये सब चीज़ है, ये क्वालिटी है ये। तो इंसान के जो है अस्तित्व में जो है वो कब आया, कितने समय तक वह रह सकता है, कितना उसका जो है आयु रहेगा, जीवन काल कितना रहेगा, ये सब जो है ना, ये सब जो है परिवर्तन लाता है। और जो है जीवों में परिवर्तन किस वजह से होता है,
तो जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से जीवों में भी परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम जो है बहुत ही हार्श क्लाइमेट में रहेंगे, गर्म जलवायु में रहेंगे, तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, पूरा शरीर काला पड़ जाएगा और शरीर में जो है ना गर्मी झेलने की जो है क्षमता बढ़ जाएगी। अगर हम जो ठंडे जगह पे रहना शुरू कर देंगे तो हमारा शरीर कुछ उस तरह से, और हमारे आने वाला जो बच्चे होंगे तो वो जो है ना एकदम जो है अफ्रीकन लगेगा, पूरा काला काला हो जाएगा। हम गोरे हैं ना, तो हम जो अभी आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो मैक्सिमम चांस रहता है कि जो है जीन में जो है ना जीन का कोडिंग हो जाएगा और वो चांस बनेगा कि जो है बच्चे क्या हो जाएंगे, पूरे जो है काला हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये परिवर्तन आता है कि जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जैसे जो है मान लो जो है ये तो हुआ जलवायु का परिवर्तन, फिर वो अब जो है उसकी माँ कैसी होगी, वो अगर काली होगी तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे, काला होने का चांसेस रहेगा। तो ये सब चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। मूल लक्षण, अब यहाँ ध्यान दीजिए, मूल लक्षण क्या है, शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में पहचाना जाता है। तो शरीर के बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई देता है ना, जैसे बच्चे जो है माँ के पेट में जो है गर्भ में पल रहे होते हैं तो उसका जो है शुरुआत में ही जो है पता चल जाता है, 2 से 3 महीने के अंदर लोग अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं कि बच्चे जो है क्या है, लड़का है या लड़की है। फिर जो है 9 महीने होते होते जो है उसका सारा जो है उसका पूरा शरीर का आकार तैयार हो जाता है। तो ये सब चीज़ है ना, पहले जो लक्षण दिखाई देता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, मूल लक्षण। हम जैसे तुम्हारा फेशियल देख के पहचान जाए कि तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो या नहीं पढ़ने वाले हो, तो ये कैरेक्टर्स को जो है ना पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पहचान जाते हैं ना, उसी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं या उसी लक्षण को मूल लक्षण के नाम से जानते हैं। समझ गए बात। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है जैव विकास, जीवों में विकास कैसे होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब तक जीवों में जो भी निरंतर परिवर्तन हुआ है, जो भी लगातार परिवर्तन हुआ है, वो सभी परिवर्तन उस प्रक्रिया के कारण हुआ जो उनके बेहतर जीवन के लिए आवश्यक था। अब इसको समझते हैं, एक बहुत अच्छे चीजों से समझते हैं। एक जीव का जो है निरंतर जो है जो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेज आता है। इसलिए चेंजेज आता है ताकि उसका जो है ना इस धरती पे जीने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, है ना। तो अभी हम क्लाइमेट की बात कर रहे थे कि जो है जिस जगह पे जो है कितना भी बैड सिचुएशन है, अगर उसमें तुम सर्वाइव करने की क्षमता विकसित करते हो तो तुम्हारा जो है ना जीवन आयु क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। उसका जीवन जीने का जो है के लिए जो भी आवश्यक है उस चीज़ों को वो क्या कर लेगा, जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। तुम्हारा जीन जो है ना उस चीज़ को पढ़ लेता है कि कैसा क्लाइमेट है, उस अनुसार उसका कोडिंग करता है और शरीर जो है उस तरह से जीने लायक हो जाता है। आगे बढ़िए। अब यहाँ से जो है ये असली रावी यहाँ पे है जैव विकास की अवधारणा। अभी तक तो हम लोग जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट ले रहे थे कि जैव विविधताएं क्या है, इसके मूल कारण क्या है, परिवर्तन किस तरह से होती है। अब यहाँ देखिए, अर्थात जीवों के बेहतर जीवन यापन के लिए जो भी परिवर्तन होने चाहिए वही परिवर्तन हुआ है जीवों में, यह परिवर्तन ही जैव विकास कहलाता है। अब मान लो इस क्षेत्र में खूब अक्सर बाढ़ आती है और जिस बच्चे को जो है क्या हो जाएगा, अगर तैरने का जो है अगर नहीं उसको जो है अगर ये एडजस्ट कर पाता है, उस क्वालिटी को नहीं बिल्ड कर पाता है तो उसको परेशानी होगा। तो सर्वाइविंग कैपेसिटी उसी का जो है बनेगा। या तो डू और डाई का ऑप्शन होता है, कभी कभी ऐसा ऑप्शन आता है कि जहाँ तुमको भोजन सिर्फ और सिर्फ जो है नॉन वेज रखा हुआ है, तुमको वहाँ पे कोई भोजन नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल टू गेट वेज प्रोडक्ट ऑन दैट टाइम। या तो तुम खाओ नहीं तो मरो, डू और डाई का ऑप्शन आया। या तो खुद को उसी अनुसार एडजस्ट कर लो, खा लो और जिंदा रहो, नहीं तो मर जाओ। तो यही चीज़ को अगर एडजस्ट कर लेते हो तो जिंदगी जहाँ रहेगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। तो कभी भी परिवर्तन होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। क्या कहा गया है, एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दी नेसेसिटी इज दी मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक किसी चीज़ की जो है अगर हमें जरूरत नहीं होगा, आवश्यकता नहीं होगा, तब तक हम उस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं। जब मोबाइल फ़ोन का ही जो है विकास हुआ होगा तो उस समय कोई ना कोई इस चीज़ का जो है उसको कमी खला होगा, तभी वो इस चीज़ के पे फोकस किया। नहीं, आज तुम लोग यहाँ ध्यान दो, आज तुम लोग जो है यहाँ पढ़ने आए हो तो कहीं ना कहीं तुमको लगा है कि सर जो है अगर हम ये पढ़ते हैं
तो इससे जो है हमारा एग्जामिनेशन हम जो है क्रैक कर पाएंगे, इससे आगे जो है हमारा नॉलेज जो है गेन करेंगे, और ताकि अपने पढ़ाई के साथ साथ ये हमारे डेली लाइफ में भी जो है इसका इम्पोर्टेंस है बायोलॉजी का। ये आप खुद के बॉडी को भी जो है अपना मेंटेन करके रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि इससे बेनिफिट होगा तभी तो पढ़ने आए हो, नहीं तो इग्नोर कर देता क्या है जो सब तो वैसे ही पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ है, कभी भी जब हमें आवश्यकता होती है तभी जाकर के हम उस चीज़ के को जो है कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं। ठीक है, जीवों में समय समय पर उनके बेहतर जीवन यापन के लिए जितने सारे परिवर्तन आता है, जितना सारा चेंजेज आता है, जिसके कारण कोई भी जीवन नई परिस्थिति में अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखता है, यही क्या है, जैव विकास। जीवों में क्या है, समय समय पर उसके बेहतर के लिए, जीवन यापन के लिए जो परिवर्तन होते हैं उसके आधार पे जीवन में जो है नई परिस्थिति में अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखता है और इंसान जिंदा रहेगा। तो जैव विकास का अवधारणा क्या है कि परिवर्तन ला करके अपने जो जरूरत है उसको पूर्ति करना और जो है अपना जीवन यापन के स्तर को बढ़ाना या घटाना, बढ़ाना। जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले कौन दिए थे, चार्ल्स डार्विन नाम के एक महान जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इस चीजों को जो है पहले बताया था। ठीक है, जीवन यापन की जो अवधारणाएं हैं यानी जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम कौन से साइंटिस्ट दिए थे, चार्ल्स डार्विन। किस ईयर में दिए थे, तो 1859 में दिए थे। ठीक है, अपनी पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने जो है इस चीज को बताया। अब आगे देखिए यहाँ पे आदि मानव और उन्नत और उच्च जीव। तो जैव विकास की अवधारणा के आधार पर जीवों के प्रकार, तो यहाँ पे जैव विकास के आधार पे जो जीवों का जो दो ग्रुप है, एक है आदिम जीव, एक हो गया उन्नत जीव। तो हमारे जो पूर्वज थे वो थे आदिम जीव, और हम लोग जो है अभी कौन से जीव है, उन्नत या उच्च जीव में आते हैं। तो कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचनाएं प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, वो जीव क्या कहलाता है, ब्लडी प्रिमिटिव, सॉरी प्रिमिटिव कहलाता है, आदि जीव, आदिम जीव कहलाता है। ठीक है, तो आदिम जीव उसको कहते हैं जिसमें आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, उसको कहते हैं आदिम जीव, या इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, और उन्नत जीव या उच्च जीव उसको कहते हैं जो बदलते समय के अनुसार अपने आप में खुद में जो है चेंजेज लाता रहता है, खुद को जो है अपडेट वर्जन में जो है बदलता रहता है, तो वो हो गया उन्नत जीव। है, देख लो जो है जितने सारे जो है टेक्नोलॉजी में जो है एडवांसमेंट आ रहा है, वैसे वैसे कुछ इंसान भी अपने आप को अपडेट करता जा रहा है, उस अनुसार से अपने जो है रहन सहन, अपने जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है चेंजेज कर रहा है, ताकि वो अपने लाइफ स्टाइल को और भी बेहतर कर सके। नहीं, तो ये दो तरह के जो है जैव विकास की अवधारणा के आधार पर दो प्रकार के जीव है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला क्या है, आदिम जीव, क्या है, दूसरा क्या है, उन्नत और उच्च जीव। तो हम लोग किस में से आते हैं, उन्नत या उच्च जीव में आते हैं। नहीं, हम लोग हो गए एडवांस में लेवल पे, आईफोन लेवल के कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, विटेकर द्वारा, आर.एच. विटेकर नाम है इनका पूरा। आर.एच. विटेकर जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है सभी जीवों को 5 जो है कैटेगरी में जो है वो वर्गीकृत किया है। पहला कैटेगरी आता है सोल मेंबर मोनेरा। मोनेरा में जो है एकलौता सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया, क्या, बैक्टीरिया या जीवाणु। ठीक है, प्रोटिस्टा हो गया, उसके बाद फंजाई, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया। हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, नीचे वाले में, एनिमेलिया में। हम लोग क्या है, एनिमेलिया कैटेगरी है। पेड़ पौधा प्लांटिंग है, फंजाई, प्रोटिस्टा जानते हो, अलगी, कवक, सब प्रोटोजोआ, जो आगे पढ़ेंगे। तो आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सभी जीवों को, दुनिया के जितने सारे जीव है 1.7 और 8 बिलियन जो है जीव है, उस सभी जीवों को 5 कैटेगरी में जो है विभाजित किया है, जिसमें से आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये सभी कैटेगरी का जीव है, और इसको आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं, उसका लक्षण जान सकते हैं कि क्या लक्षण है। अब यहाँ देखिए, ये जो है ना फ्लो चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट को समझ लोगे ना तो पूरा चैप्टर समझ जाओ।
ये फ्लो चार्ट का है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाए सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। पहला देखिए यहाँ पे जीवधारी को दो स्पेशल कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वो पहला कैटेगरी क्या है? प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक। दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक पढ़े हो, सेल में पढ़ा है ना तक, ये कोशिका वाला में, कि जो जीव जो है, जो जिस जीव के केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली हो, वो सभी जीव किस में आता है? यूकैरियोटिक में आता है। जिस जीव के केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, तो उस जीव को किस कैटेगरी में लाते हैं? यूकैरियोटिक। और जिसके केंद्रक के यानी न्यूक्लियस के ऊपर जो है कोई भी जो है इन्वेलप नहीं है, कोई भी केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वैसे जीव आता है प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में आने वाले जो जीव है वो है बैक्टीरिया, और वो किस कैटेगरी में आता है बैक्टीरिया? तो मोनेरा। आरएचपी टेकर 5 कैटेगरी में डिवाइड किए थे ना, तो उसमें से क्या है ये? मोनेरा। मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ जीवाणु यानी बैक्टीरिया ही आएगा और कुछ नहीं। उसके बाद यूकैरियोटिक में देखो, एक हो गया एक कोशिका से बना हुआ, और एक हो गया एक से ज्यादा कोशिका से बना हुआ, उसको कहते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो एक कोशिकीय हो गया, इसमें प्रोटिस्टा कैटेगरी का आ गया। प्रोटिस्टा में क्या सब है? देखो प्रोटिस्टा में क्या है? कोशिका भित्ति सहित, जिसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले। प्रकाश संश्लेषण करने वाला प्लांटी यानी कि पेड़ पौधा पादप कैटेगरी, और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले कैटेगरी यानी कि इसमें क्या आएगा? फंजाई। फंजाई मशरूम हो गया, या जहाँ ब्रेड सब में जा देखते हो फफूंदी लग जाता है, ईस्ट वगैरह होगा, ये सब फंजाई होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? जितने जीवधारी है सबको दो कैटेगरी, पहला क्या है? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, और दूसरा यूकैरियोटिक। किस आधार पे बांटा गया है? केंद्रक के झिल्ली के आधार पे। जिसमें केंद्रक बना हुआ है, अच्छा, तो वो हो गया यूकैरियोटिक, है जिसमें केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं है, यूकैरियोटिक।